हिस्ट्री सिर्फ किताबों में लिखी हुई डेट्स का कलेक्शन नहीं होती। हिस्ट्री असल में होती है डिसीजंस की कहानी। कुछ डिसीजंस जो एक आदमी लेता है और उनका असर पूरी सिविलाइजेशन को फील होता है। कभी कभी हिस्ट्री एक ऐसी जगह पर आकर रुक जाती है जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता अंपायर बनाता है और दूसरा अंपायर को मिटा देता है। इंडिया की हिस्ट्री में अगर ऐसी कोई जगह है तो वो है पानीपत। सोचो, एक ही जगह, अलग अलग सेंचुरीज, अलग अलग लोग, लेकिन स्टेक्स हमेशा सेम, नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल। पानीपत के मैदान ने मुगल अंपायर को जन्म देते देखा, एक 13 साल के बच्चे को एम्परर बनते देखा और मराठा जैसे पावरफुल अंपायर को टूटते देखा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कौन जीता और कौन हारा, बल्कि हम समझेंगे ये वॉर्स क्यों हुई, कैसे लड़ी गई, कौन से वेपन्स और स्ट्रेटजीज यूज हुए और कौन सी गलतियों ने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। तो चलो वक्त में पीछे चलते हैं और पानीपत के उस मैदान पर खड़े होते हैं जहां से इंडिया का फ्यूचर लिखा गया। 1520 का इंडिया नाम के लिए पावरफुल लगता था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था। दिल्ली पर रूल कर रही थी लोधी डायनेसिटी, लेकिन सुल्तान इब्राहिम लोधी अपनी ही सल्तनत से लड़ रहे थे। अफगान नोबल्स उसे पसंद नहीं करते थे। गवर्नर्स अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स जैसे बिहेव कर रहे थे और सुल्तान हर किसी को डाउट की नजर से देखता था। रिजल्ट, लॉयल्टी खत्म हो चुकी थी और हिस्ट्री में जब भी लॉयल्टी खत्म होती है तो इन्वेजन सिर्फ वक्त का इंतजार करता है। इसी वक्त सेंट्रल एशिया से एक आदमी इंडिया को देख रहा था, बाबर। बाबर एक सेंट्रल एशियन वॉरियर, कॉन्करर और फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर था। उसका फुल नाम था ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म 1483 में फरगना, आज के उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, बल्कि तैमूर का डिसेंडेंट था और माँ की साइड से जंगीज खान की लीनियज से भी जुड़ा हुआ था। मतलब ब्लड लाइन स्ट्रांग थी, लेकिन रियलिटी में उसकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई थी। बाबर सिर्फ 12 साल का था जब वो फरगना का रूलर बना, लेकिन उसकी किंगडम छोटी थी और चारों तरफ से दुश्मन थे। उसने समरकंद को मल्टीपल बार जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो बिट्रे हुआ या हार गया। सेंट्रल एशिया में एक स्टेबल एम्पायर बनाना उसके लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा था। यहीं से बाबर ने रियलाइज करा, अगर सेंट्रल एशिया नहीं तो मुझे कहीं और अपनी ताकत बनानी होगी। बाबर ने इंडिया को देखा, बहुत रिच, पॉलिटिकली डिवाइडेड और मिलिटरीली आउटडेटेड। इब्राहिम लोधी के खिलाफ खुद इंडियन नोबल्स ने बाबर को मैसेज भेजते हुए कहा, आओ इस सुल्तान को हटाओ। सोचो इस बात को, एक अंपायर को गिराने के लिए बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती जब अंदर के लोग ही साथ छोड़ देते हैं। इसका कोर रीजन क्लियर था, वीक लीडरशिप, इंटरनल रिबेलियंस, आउटडेटेड थिंकिंग। जब पानीपत के मैदान में दोनों आर्मीज आमने सामने आई तो सीन शॉकिंग था। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सोल्जर्स थे, लेकिन ये सोल्जर्स ट्रेड थे, डिसिप्लिन थे और मॉडर्न वॉरफेयर जानते थे। उनके पास फास्ट मूविंग कैवलरी, मैच लॉक गन्स और सबसे इंपॉर्टेंट कैनन्स। दूसरी तरफ लोधी के पास लगभग 1 लाख सोल्जर्स थे, 1000 से ज्यादा वॉर एलिफेंट्स, ट्रेडिशनल इन्फेंट्री और कैवलरी। नंबर्स का गेम क्लियरली लोधी के फेवर में था, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ नंबर्स नहीं देखती, हिस्ट्री टेक्नोलॉजी और माइंडसेट देखती है। बाबर जो लेकर आया वो इंडिया के बैटलफील्ड के लिए नया था, गन पाउडर, कैनन्स, मैच लॉक्स। इब्राहिम लोधी की आर्मी अभी भी स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स और एलिफेंट्स पर डिपेंडेंट थी, और एलिफेंट्स कैनन की आवाज से सिर्फ दुश्मन नहीं, खुद की आर्मी को भी कुचल देते हैं। बाबर ने ऑटोमन मिलिट्री टैक्टिक्स यूज की। उसने तुलुकमा टेक्निक से कैवलरी को साइड से घुमाया, अराबा सिस्टम में कार्ड्स को रोप से बांधकर कैनन शील्ड्स बना दिए। जैसे ही बैटल स्टार्ट हुई, कैनन फायर्स हुए, एलिफेंट्स पैनिक हो गए, लोधी की फॉर्मेशन टूट गई। इब्राहिम लोधी ने वहीं पुराना रूल फॉलो किया, सीधा फ्रंटल अटैक, और वहीं अटैक उसकी मौत बन गई। इब्राहिम लोधी बैटलफील्ड में मारे गए, दिल्ली सल्तनत वहीं खत्म हो गई और उसी दिन मुगल एम्पायर का जन्म हुआ। इस बैटल ने इंडिया में वॉरफेयर को परमानेंटली बदल दिया। अब सिर्फ ब्रेवरी काफी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी और प्लानिंग जरूरी हो चुकी थी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। बाबर के बाद मुगल्स स्टेबल नहीं रहे। हुमायूं स्ट्रगल करता रहा, एग्जाइल गया, वापस आया। 1555 में दिल्ली जीती और अगले ही साल हुमायूं मर गया। अकबर सिर्फ 13 साल का बच्चा था, अंपायर दोबारा टूटने की एज पर था, और इसी वक्त राइज करता है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमांडर, हेमू। हेमू कोई वीक अपोनेंट नहीं था, उसने 22 बैटल्स जीती थी, दिल्ली कैप्चर की और खुद को विक्रमादित्य डिक्लेयर किया। अकबर के पास थ्रोन था लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, बैरम खान। ये वॉर थी लेजिटिमेसी की। हेमू के पास लगभग 30,000 सोल्जर्स थे, स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री और एलिफेंट्स के साथ।
मुगल्स के पास अराउंड 20,000 ट्रूप्स थे, लेकिन बेटर ट्रेनिंग और आर्टिलरी के साथ। बैटल शुरू हुई और इनिशियली हेमू जीत रहा था। फिर एक मोमेंट आता है जो हिस्ट्री को पलट देता है। हेमू की आंख में एरो लगता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। आर्मी समझती है लीडर मारा गया, पैनिक स्प्रेड होती है, लेकिन लाइंस ब्रेक होती हैं। बैरम खान इस मोमेंट को मिस नहीं करता। काउंटर अटैक होता है, हेमू कैप्चर होता है, एग्जीक्यूट होता है। अकबर दिल्ली और आगरा वापस लेता है। अगर ये बैटल हार जाते तो अकबर का नाम हिस्ट्री में होता ही नहीं। दूसरी पानीपत की लड़ाई ने मुगल एम्पायर को दोबारा जिंदा किया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। 1700 में मुगल एम्पायर शैडो बन चुका था। मराठास सबसे पावरफुल इंडियन फोर्स बन गए थे। दिल्ली तक कंट्रोल था, पर पावर के साथ आई ओवर कॉन्फिडेंस। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से मराठा डोमिनेंस तोड़ना चाहता था। मराठास पॉलिटिकली आइसोलेटेड थे। राजपूत जाट्स न्यूट्रल रहे। सबसे बड़ी गलती 1000 किलोमीटर की सप्लाई लाइन। आर्मी के साथ फैमिलीज पिलग्रिम्स चल रहे थे। मोबिलिटी खत्म हो चुकी थी। अब्दाली ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। उसने सप्लाई रूट्स काटे, राशंस ब्लॉक किए, स्टारवेशन वेपन बनाया। जब फाइनल बैटल आई, मराठास सोल्जर्स पहले ही थक चुके थे। एक दिन में टेंस ऑफ थाउजेंड्स मारे गए। मराठा लीडरशिप खत्म हो गई। अब्दाली जीता, लेकिन इंडिया में रुकता नहीं। पावर वैक्यूम बना और इसी वैक्यूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर करती है। पानीपत हमें 3 लेसन्स देता है। 1526 द फर्स्ट बैटल, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल सकती है। 1556 द सेकेंड बैटल, लीडरशिप अंपायर बचा सकती है। 1761 द थर्ड बैटल, लॉजिस्टिक्स और अलायंस वॉर जीतते हैं। वॉर्स बैटलफील्ड में नहीं, प्लानिंग रूम्स में जीती जाती है।